नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। आइए जान लेते हैं लेखक अनुपम मिश्र जी का संक्षिप्त परिचय। लेखक अनुपम मिश्र जी का जन्म सन 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। इन्होंने मुख्यतः पर्यावरण संबंधी 20 पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें से आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें बहुचर्चित पुस्तकें हैं। सन 1977 में यह गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंधित रहे तथा पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। यहाँ पानी की कमी जैसी ज्वलंत समस्या पर आधारित एक कहानी दी गई है, जिसमें राजस्थान के लोगों को जल की आपूर्ति में विशेष रूप से जूझता हुआ दिखाया गया है। जल संचयन के माध्यम के रूप में कुएं की निर्माण प्रक्रिया की कठिनाई को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। आइए शुरू करते हैं पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। और इसमें मुख्य बिंदुओं पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट तो है शीर्षक का, कि इस पाठ का जो शीर्षक है उसका क्या अर्थ है और ये कितना उचित है या कितना अनुचित है, इस बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पाठ का शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें। रजत का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चांदी। तो चांदी के समान बूंदें, तो यहाँ पर चांदी के समान बूंदें कौन? पानी की बूंदों को रजत बूंदें कहा गया है। जिस प्रकार से चांदी मूल्यवान होती है, कीमती होती है, वैसे ही पानी भी राजस्थान में बहुत कीमती है। वहाँ पर हर एक बूंद पानी की कीमती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है। तो वहाँ के लोग जानते हैं कि पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाए और वे हर एक बूंद को बचाते हैं, इकट्ठा करते हैं, वेस्ट नहीं जाने देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर पानी की हर एक बूंद कीमती है, मूल्यवान है। दूसरा पॉइंट है जल संरक्षण विधियां। तो प्राचीन समय से ही राजस्थान में अनेक विधियों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता रहा है, जैसे बावड़ी बनाई गई और जोहड़ और तालाब और कुएं। इसके अलावा आज भी आप अगर राजस्थान में जाएंगे तो मोस्टली घरों में आप देखेंगे कि बरसात के पानी को वे एक पाइप के जरिए टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक हर घर में बने हुए हैं, और उन अंडरग्राउंड टैंक में वो बरसात का पानी जो छत पर इकट्ठा होता है वो नालियों के माध्यम से या पाइप के थ्रू वो उन अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है और वे उस पानी को फिर इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से उनको टैंक बोलते हैं या टंका कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक विधि है बरसात के पानी को इकट्ठा करने की। ऐसी ही एक विधि है कुएं। कुएं का निर्माण भी बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए ही किया जाता है। तो इस पाठ में, इस पूरे पाठ में जो हम पढ़ेंगे, अनुपम मिश्र जी ने कुएं के निर्माण की पूरी प्रक्रिया बताई है और विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की है, जानकारी दी है कि कुएं क्या होती है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसके क्या लाभ हैं और उसमें बनाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये हमें पूरी जानकारी इसमें मिल जाती है। इस पाठ का उद्देश्य क्या हो सकता है, लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो पाठ के माध्यम से लेखक ने पानी को प्रकृति की अनमोल धरोहर तो बताया ही है, साथ में वे ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और राजस्थान जैसे मरुभूमि जहाँ पर है, जहाँ पर रेतीली भूमि है, वहाँ पर पानी की समस्या तो सदियों से चली आ रही है। तो जिस तरह से वहाँ के लोग बरसात के पानी को अपनी सूझबूझ से इकट्ठा करते हैं कुएं के निर्माण के द्वारा, वैसे ही यदि दूसरे प्रदेशों में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी बरसात के पानी को सहेज कर रखा जाए और बहुत ही सूझबूझ के साथ इस्तेमाल किया जाए तो कुछ हद तक पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। आइए शुरू करें। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। वह बताता है कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी काम कर रहा है। चेलवांजी कौन है? चेलवांजी वो है जो कुएं खोद रहा है। कुएं खोदने वाले को या कुएं का काम करने वाले को, जो स्किल्ड हैं, जो इस काम में प्रशिक्षित हैं, उनको चेलवांजी कहते हैं। कुएं का व्यास यानी कि घेरा बहुत ही संकरा है, यानी कि जो कुएं का जो डायमीटर है वह बहुत ही कम है और संकरी होने के कारण कुएं की खुदाई कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकती, इसलिए वह बसौली से खुदाई कर रहा है। तो जो चेलवांजी है वह बसौली से खुदाई कर रहा है, क्योंकि वो संकरी इतनी ज्यादा है, वह जगह इतनी नैरो है कि वहां पर कुल्हाड़ी या फावड़े से खुदाई हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए वह बसौली से खुदाई कर रहा है। और बसौली क्या है? वह एक लोहे का
औजार है जिसका लकड़ी का हत्था है, यानी कि नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। अंदर भयंकर गर्मी है और गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। तो जो व्यक्ति अंदर खुदाई कर रहा है वो नीचे खोदता जा रहा है, और जैसे जैसे वे नीचे जाता जा रहा है वैसे वैसे ही उसका दम घुटने का चांस बढ़ जाता है। तो ऊपर जो लोग खड़े हैं, बाहर जो जमीन पर जो लोग खड़े हैं, वे मुट्ठी भर भर कर रेत उसके ऊपर फेंकते हैं ताकि ताजी हवा अंदर जाए और जो अंदर की जो दम घोटू हवा है या जो गर्म हवा है वह ऊपर आ जाए। इस तरह से चेलवांजी को थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो इससे ताज़ा हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर निकल जाती है। चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहने हुए है ताकि चोट ना लगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब लोग ऊपर से मिट्टी भरकर फेंकेंगे, नीचे फेंकेंगे, मिट्टी मुट्ठी भर भर कर फेंकेंगे तो उसको चोट लग सकती है, उसके सिर पे भी कुछ लग सकता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए वह अपने सर पर एक बर्तन की तरह कोई बर्तन पहन लेता है, ओढ़ लेता है, जिससे कि उसको चोट ना लगे। वो बर्तन कांसे, पीतल या अन्य किसी भी धातु का हो सकता है। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है। चेलवांजी यानी चेजारो, तो चेलवांजी भी कहते हैं उसको और चेजारो, दोनों ही नाम हैं उसके। कुएं की खुदाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। यह काम चेजा कहलाता है, यानी कि कुएं की खुदाई करने का काम चेजा कहलाता है, और जो व्यक्ति उस काम को करता है उसको चेजारो या चेलवांजी कहते हैं। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4 से 5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60-65 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चिनते जाना बड़ा कठिन काम है। आइए हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि किस तरह से चेलवांजी काम कर रहा है कुएं में। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये एक व्यक्ति है जो चेलवांजी है और ये कुएं के अंदर काम कर रहा है। इसने सिर पर अपनी टोप पहना हुआ है, कोई बर्तन है जिसे इसने टोप की तरह अपनी सर की हिफाजत के लिए पहना है, और इसी तरह से बैठे बैठे ही पूरी खुदाई करता है, क्योंकि यहाँ पे जगह भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। और जो ये मलबा है यह बाल्टी के जरिए इस तरह से ये ऊपर रस्सी बंधी हुई है, और ये व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा है ऊपर बाहर जमीन पर, ये इस बाल्टी को ऊपर खींच लेगा, तो इस तरह से ये मलबा बाल्टी के सहारे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से कुएं खोदी जा रही है, इस तरह से ये और गहरी होती जाएगी, और ये चेलवांजी इस तरह से इसमें काम कर रहा है। और आइए अब जान लेते हैं कुएं और कुएं में अंतर क्या है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है कि कुएं किस तरह से कुएं से अलग होती है, किस तरह से भिन्न होती है कुएं कुएं से। तो इसकी जानकारी भी हमें पाठ में मिलती है, तो आइए हम उसी के बारे में जान लेते हैं कि चेजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं के रूप में पानी का स्रोत बनाते हैं। कुएं यानी कि बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग। कुएं कुएं से छोटी होती है परंतु गहराई कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर किसी विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम या ज्यादा हो सकती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी कि भूमिगत जल, वह पानी जो भूमि के अंदर गहराई में है, उस पानी को पाने के लिए कुआं बनाया जाता है। लेकिन कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा नहीं होती। यानी कि कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है और ना ही भूजल है। तो मरुभूमि में रेत अत्यधिक है और यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। तो आप एक बात तो समझ गए हैं कि कुएं और कुएं में क्या अंतर है, ठीक है। लेकिन एक अंतर और भी है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, और वह है कि कुएं का पानी इन एरियाज में या इन इलाकों में खारा होता है, जिसके कारण कुएं वहां पर बनाई जाती है, क्योंकि कुएं में खारा पानी मिलता है जो पीने के काम में नहीं आ सकता, इसीलिए कुएं का निर्माण किया जाता है। और उसमें हम ध्यान देंगे कि कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी होता है और ना ही
भूमिगत जल और ना ही भूजल है, तो फिर कौन सा पानी है जो हमें कुएं से मिलने वाला है, उसी की चर्चा अब हम आगे करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि कुएं में आखिर पानी आता कहाँ से है। ना तो वह धरातल पर बहने वाला पानी है और ना ही वह बहुत ज़्यादा गहराई में जो पानी मिलता है भूजल है। फिर कौन सा पानी है? तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है खड़िया पत्थर की पट्टी के बारे में, क्योंकि ये भी एक अपने आप में प्रश्न है कि कुएं के निर्माण में खड़िया पत्थर की पट्टी का क्या महत्व है। ये भी एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको अब आगे की बातें बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी। आप ध्यान से सुनिए। तो बात करते हैं खड़िया पत्थर की पट्टी के महत्व की, और इसी से हमें पता चलेगा कि कुएं में पानी कहाँ से आता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुएं का पानी खारा होता है और कुएं पीने के पानी के लिए बनाई जाती है। पट्टी का तभी पता चलता है जहां बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। कौन सी पट्टी? खड़िया पत्थर की पट्टी। यह पट्टी वर्षा के पानी को खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। तो जो बरसात का पानी है वह भूमि में जाकर मिल न जाए, इसको रोकती है, बचाती है खड़िया पत्थर की पट्टी। इसी में ही इसका महत्व छिपा हुआ है। यह वर्षा के जल को रोककर नमी की तरह फैला देती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका तो रहती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जहां पर रेतीली भूमि है वहां पर रेत के कण अत्यंत बारीक होते हैं जो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो मरुभूमि में रेत के कण पानी गिरने से थोड़े भारी जरूर हो जाते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए धरती में दरारें नहीं पड़ती तथा बारिश का जल भूमि में ज्यों का त्यों ही समाया रहता है, यानी कि दरारें नहीं पड़ती तो पानी भाप बनकर उड़ता भी नहीं है। तो इस तरह से वह जो पानी है जो समाया हुआ है नमी के रूप में, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। एक तरफ थोड़ी नीचे चल रही वह खड़िया पत्थर की पट्टी इस पानी की रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के बहुत सारे यानी कि असंख्य कणों का कड़ा पहरा रहता है। तो इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है और यह नमी ही बूंद बूंद करके कुएं में इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है। इसके बाद खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी पीने के योग्य बन जाता है। और आगे हम जानते हैं पानी के प्रकार, कि पानी के प्रकार क्या हैं। अमृत रूपी पानी पीने के लिए मरुभूमि के समाज ने कठोर परिश्रम किया है और इसके फलस्वरूप पानी संबंधी उनके अनुभव इतने गूढ़ हो गए हैं कि उन्होंने पानी को ही 3 रूपों में बांट दिया है। अब पानी के प्रकारों से संबंधित भी एक प्रश्न है कि पानी के कितने रूप बताए गए हैं इस पाठ में। तो इस पाठ में पानी के 3 रूप बताए गए हैं। पहला कौन सा है? पालर पानी। यह पानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है जो धरातल पर बहता है और इसे आप नदी, तालाब आदि में देख सकते हैं। दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, यानी कि भूमिगत जल। और तीसरा रूप है रेजाणी पानी, अर्थात धरातल से नीचे उतरा, यानी कि धरती में समाया तो सही लेकिन पाताल में न मिलने वाला पानी रेजाणी है। तो वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिए कि बारिश की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। बारिश कितनी हुई उसको नहीं नापता है, कितनी बारिश धरती में समाई उस वर्षा को नापता है, चेजा। यह रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है। हमने कहा था ना खड़िया पट्टी का क्या महत्व है, तो खड़िया पट्टी जो है वह बरसात के पानी को पाताली पानी में जाकर मिलने से रोकती है।
तथा पट्टी के अभाव में यह भी खारा हो सकता है। अगर वहां पर खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं रहेगी तो बारिश का पानी नीचे भूमि में पहुंच जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा और वह भूजल में शामिल हो जाएगा। इस तरह से वह भी खारा हो जाएगा। तो इस विशिष्ट रेजानी पानी को ही समेटती है कुई।